एक बार फिर से सिक्किम में भारत और चाइना की आर्मी के बीच हाथापाई होने की खबर सामने आई है। लेकिन एक तरफ जब इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसे खबर सामने आ रही है तो दूसरी तरफ चाइना की तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसी कोई भी फेसअप नहीं हुआ है। डीआरडीओ की तरफ से अभी सफलता के साथ आकाश एनजी मिसाइल की टेस्ट किया जा चुका है। एडीए के मुताबिक वो अभी ट्विन इंजन टैग बेस्ड फाइटर की 2 डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि 2026 तक तैयार होने वाला है। लेकिन एडीए के मुताबिक ट्विन इंजन टैग बेस्ड फाइटर को डेवलप करने के बाद हो सकता है तेजस MK2 प्रोग्राम की डेवलपमेंट बंद करना पड़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में अभी मॉडर्न GPS सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने का प्लान किया गया है और अंत में घातक UCV प्रोग्राम में अभी एक फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना की तरफ से। जैसे कि लद्दाख में दोनों ही आर्मी के बीच अभी फेसअप चल रहा है, लेकिन लद्दाख में अभी चाइनीज आर्मी का आगे आ पाना लगभग नामुमकिन है, जिस वजह से चाइना अभी अलग ही रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये बात आप सबको पहले भी बता रखा है कि अगर लद्दाख में चाइना घुसपैठ नहीं कर पाता है तो वो इस साइड में एक और फ्रंट खोलने की कोशिश करेगा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के साइड में हो या फिर सिक्किम के साइड में हो। और आज सुबह ये खबर सामने आया था कि चाइना की तरफ से अभी सिक्किम सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश किया गया था और इस बात को लेकर अभी दोनों ही तरफ से फेसअप हुआ था, जिसमें चाइनीज सोल्जर्स को काफी कैजुअलिटी हुआ है और हमारे तरफ से भी जवानों को कुछ माइनर इंजरी होने की खबर सामने आई थी। अब इसके बारे में मीडिया में कई तरह के खबर सामने आ रहे थे, लेकिन आर्मी की तरफ से इसके बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि 20 जनवरी को सिक्किम के नगोला के पास इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच फेसअप हुआ था, क्योंकि चाइनीज सोल्जर फिर से इंडियन साइड में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा वायलेंट फेसअप नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल फेसअप था, जिसको बाद में लोकल कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद सॉल्व कर दिया गया था। अब इंडियन आर्मी की तरफ से इस बात को लेकर किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी होने की खबर नहीं दी गई थी, पर अगर चाइना की बात करें तो चाइना की तरफ से अब ये बताया जा रहा है कि इंडियन मीडिया में आज ये जो खबर सामने आया था कि सिक्किम के पास इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच फेसअप हुआ था, ये पूरी तरीके से फेक खबर है। और ग्लोबल टाइम के एडिटर हु सीजिन के मुताबिक चाइनीज आर्मी की तरफ से अभी ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया गया जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फेसअप या फिर हाथापाई होने की खबर सामने आई है, जिस वजह से ग्लोबल टाइम के एडिटर की तरफ से कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट करके फेक बताने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से प्रेस रिलीज किया गया था जिसमें फेसअप के बारे में बताया गया था। अगला अपडेट आकाश एनजी मिसाइल को लेके है। आप सभी को याद होगा ये क्या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से अभी बहुत ही जल्द आकाश एनजी मिसाइल का टेस्ट करने का प्लान किया गया था। आज ये खबर सामने आया कि आज उड़ीसा तट से आकाश एनजी मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसे लगभग 2:30 के आसपास हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से फायर किया गया था और डीआरडीओ के मुताबिक इस टेस्ट के जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे टेस्टिंग के दौरान उन सभी को अचीव किया गया है और डीआरडीओ के मुताबिक ये 100% सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। अब हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए भी क्लियरेंस दिया गया था और अभी इनको डीआरडीओ की तरफ से हाईली मैनेवेबल सुपरसोनिक टारगेट के साथ साथ क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ के मुताबिक आकाश आर्म की बात करें तो किसी भी शॉर्ट रेंज की मिसाइल के मुकाबले ये लगभग 10 गुना बेहतर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है और एक बार में 10 से ज्यादा टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है। इससे पहले जो आकाश मिसाइल हुआ करते थे, यानी कि आकाश मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट की बात करें तो ये 30 किलोमीटर तक मार कर सकते थे, लेकिन आकाश एनजी वेरिएंट की बात करें तो ये लगभग 70 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस तक मार कर सकते हैं। इसमें अभी एक कम्प्लीटली नए प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इसमें इंडिजिनस RF सीकर, लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम और प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड मौजूद है। अब इसमें एक 3-in-1 AESA रडार का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक साथ सर्च, ट्रैक और फायर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आकाश एनजी की बात करें तो इसकी डेवलपमेंट के लिए 2016 में ही अप्रूवल दिया गया था और इसकी इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट के तौर पर बस 500 करोड़ एलोकेट किए गए थे और आज इसकी पहली सफल परीक्षण के साथ आकाश एनजी का इंडियन मिलिट्री में आगे चल के एक बेहतर फ्यूचर नजर आ रहा है। अगला अपडेट ट्विन इंजन टैग बेस्ड फाइटर को लेके है। स्वराज्य में आज इसको लेकर एक अपडेट सामने आया था जिसमें ये बताया गया है कि हाल ही में ट्विन इंजन टैग बेस्ड फाइटर के प्रोग्राम डायरेक्टर ने मीडिया को बताया है कि इसकी डेवलपमेंट अभी अपने समय के हिसाब से चल रही है और अभी एडीए और इंडियन नेवी के बीच इसके डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातचीत किया जा रहा है। एडीए को सबसे पहले 2020 की शुरुआत में ही इंडियन नेवी की तरफ से
ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर को डेवलप करने के लिए एक इनफॉर्मल नोटिस दिया गया था। फिर अप्रैल के महीने तक उनको एक फॉर्मल नोटिस दिया गया था और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की 2 स्पेसिफिक डिजाइन के बारे में प्रपोजल दिया गया था, जिसमें से एक तो डेल्टा कनार्ड कन्फिगरेशन होने वाला था और एक ट्रेपेजोइडल टेल कन्फिगरेशन होने वाला था। वैसे अभी तक हमको इसके जितने भी इमेज देखने को मिले थे सबके सब कनार्ड और डेल्टा इन कन्फिगरेशन थे, लेकिन इसी बीच एडीए की तरफ से ट्रेपेजोइडल टेल कन्फिगरेशन को भी डेवलप किया जा रहा है। अभी नेवी को शायद दोनों ही मॉडल को दिखाया जाएगा, जिसको तैयार करने के लिए नेवी से प्रिलिमिनरी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को लिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी फाइनल डिजाइन को फिक्स किया जाएगा। लेकिन अभी एडीए की तरफ से इसके डेल्टा विंग डिजाइन को लगभग तैयार किया जा चुका है और जल्दी से इसकी विंड टनल टेस्टिंग भी होने वाली है। ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर की प्रोग्राम डायरेक्टर का कहना है कि जैसे ही नेवी की तरफ से सिंगल इंजन तेजस को पसंद नहीं किया गया था, वैसे ही वो एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर को डेवलप किया जाता है तो ये आगे चल के तेजस MK2 प्रोग्राम को डाउन कर सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये तेजस MK2 से काफी बेहतर होने वाला है और इसमें भी लगभग सेम एवियोनिक्स सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है जो कि एमका के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये डिजाइन के मामले में तेजस MK2 से स्टेल्थी होने के साथ साथ ज्यादा वेपन को भी कैरी कर सकता है। तो हो सकता है आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस MK2 के बदले इसको इंडक्ट करने की कोशिश की जाएगी और इसी वजह से इसको जल्दी से यानी कि 2026 तक ही तैयार करने के बारे में सोचा जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। जैसे कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और हमारी नेविगेशन सिस्टम और भी प्रिसाइज होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया भर में एविएशन सेक्टर में नए जनरेशन की सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया गया है ताकि एक्यूरेटली एयरक्राफ्ट की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सके। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के फ्लीट को इन मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम से इक्विप करने का फैसला किया गया है। वैसे आपने देखा होगा पास्ट में कई बार ऐसा हुआ है जहां पर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद उनका पता लगाने में हमको काफी दिक्कत हुआ है और आखिरी वाला हादसा अरुणाचल प्रदेश के आसपास हुआ था जहां पर हमारा AN-32 एयरक्राफ्ट 2 वैली के बीच क्रैश हो गया था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट यानी कि ADS-B सिस्टम को अपनी C-130 एयरक्राफ्ट की फ्लीट में इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि अभी हमारी ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस नेटवर्क को रिप्लेस करने वाला है। ADS-B ट्रांसपोंडर्स की मदद से एयरक्राफ्ट की एकदम प्रिसाइज रियल टाइम डाटा को और लोकेशन को पाया जा सकता है जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में काफी मदद करने वाला है। मेनली इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ओवरसीज सॉर्टी करने पड़ते हैं, जिसमें ये सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद एयरक्राफ्ट की रूट को रिड्यूस करने में और दूसरे एयरक्राफ्ट से मिनिमम डिस्टेंस को मेंटेन करने में हमको मदद करने वाला है। आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे सिस्टम अपने IL-76 और एमरेट प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की सिल्का 23 mm की मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। आर्मी डे के अवसर पर इंडियन आर्मी की तरफ से सोवियत में 23 mm की सिल्का मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की एक अपग्रेड वेरिएंट को डिस्प्ले किया गया था। ZSU-23 एक सोवियत ओरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको 1965 में डेवलप किया गया था और अभी हमारे पास SS-75 सिस्टम मौजूद है। इसमें 4 23 mm के कैनन मौजूद होते हैं जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी एरियल टारगेट के साथ क्लोज रेंज में एंगेज हो सकते हैं और इनकी जो रेंज है वो लगभग 2.5 किलोमीटर तक है। अब इसमें जो 4 कैनन मौजूद होते हैं उसमें तो चाहे आप एक से फायर कर सकते हैं या फिर चारों से फायर किया जा सकता है और हर एक कैनन 1 मिनट के अंदर 800 से 1000 राउंड को फायर कर सकता है। इसमें एक GM575 ट्रैक्ड आर्मर चेसिस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सामने की तरफ से वर्टिकली मूविंग कैनन और पीछे की तरफ से RPK-2 रडार को इंस्टॉल किया गया जो कि 20 किलोमीटर के अंदर किसी भी एरियल टारगेट को अपने आप ही ट्रैक कर सकता है या फिर उसके साथ एंगेज हो सकता है। अब हाल ही में इनको VL की तरफ से अपग्रेड किया गया था और इनकी जो RPK-2 रडार था उसको भी एक 3D फेज्ड एरे रडार से रिप्लेस कर दिया गया है और VL के मुताबिक अब ये प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले काफी ज्यादा एक्यूरेट हो चुकी है और बेहतर तरीके से इनकमिंग टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है। इसके अलावा अभी इसमें BL की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी ऐड किए गए हैं और साथ ही इसकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मॉडर्न स्टैंडर्ड में रिप्लेस कर दिया गया है और अभी इसमें एक इनबिल्ट AC सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। अपग्रेड होने के बाद ये व्हीकल अभी केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए भी तैयार हो चुके हैं और इसमें अभी एक नए इंजन को भी इंस्टॉल किया गया है जो कि प्रीवियस वेरिएंट से बेहतर फ्यूल इकोनॉमी और पावर हमको देने वाला है। अभी कुल मिलाकर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और साथ ही एक बार फ्यूल टैंक करने पर ये लगभग 450 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है।
अगला अपडेट तेजस को लेके। तो रिसेंटली पीटीएम एक रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल के चेयरमैन आर माधवन जी ने बताया है कि तेजस MK1 डील जिसको हाल ही में ही फाइनल किया गया है, इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट बनाए जाने वाले हैं वो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को 2024 की मार्च तक डिलीवर करना शुरू किया जाएगा। और हर साल एचएएल की तरफ से 16 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का एम रखा गया, जो कि 83 तेजस MK1 को डिलीवर करने तक मेंटेन किया जाएगा। और इस स्टैंडर्ड की तेजस की बात करें तो एचएएल के मुताबिक ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की GF-17 और F-16 दोनों के मुकाबले बेहतर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। इसके अलावा तेजस MK1 डील की प्राइस को लेकर भी उन्होंने बताया कि जो 48,000 करोड़ अभी बताया जा रहा है, इसमें से सब के सब तेजस की यूनिट कॉस्ट नहीं है। इसमें से अगर तेजस MK1 की यूनिट कॉस्ट की बात करें तो वो लगभग 25,000 करोड़ के आसपास की है। और वैसे भी जो 83 तेजस है, इनमें से 73 यूनिट तेजस MK1 वेरिएंट के होने वाले, जो कि सिंगल सीटर या फाइटर वेरिएंट होंगे, और बाकी 10 ट्रेनर वेरिएंट होने वाले जिनको तेजस MK1 स्टैंडर्ड का ही बनाया जाएगा, जिस वजह से फाइटर वेरिएंट की यूनिट कॉस्ट लगभग 309 करोड़ के आसपास होने वाली, जबकि ट्रेनर वेरिएंट की यूनिट कॉस्ट 280 करोड़ के आसपास होने वाली है। इसके अलावा अब ये 48,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ सिर्फ ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और 7,000 करोड़ कस्टम और GST के लिए पे किया गया, जो कि कुल मिलाकर 43,000 करोड़ के आसपास हो रहे हैं। और इसमें अभी एडिशनल 2500 करोड़ यहाँ पे ADA लेने वाला है, जबकि 2,250 करोड़ यहाँ पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट को नजर में रखते हुए हाथ में रखा गया है। इसके अलावा अभी एचएएल की तरफ से इनको एक्सपोर्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है और कुछ फॉरेन कंट्रीज को खरीदने के लिए भी इंटरेस्टेड है, ऐसा एचएएल की तरफ से बताया गया। लेकिन एचएएल की तरफ से उन देशों के नाम अभी तक बताया नहीं गया है। लेकिन एचएएल एक्सपोर्ट करने के लिए एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को यहाँ पे सेटअप कर रही है, जहाँ पर सिर्फ तेजस के एक्सपोर्ट वेरिएंट्स को बनाने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट घातक UCAV को लेके। आप सबको पता होगा कि भारत की तरफ से 2021 की पहले हाफ के अंदर ही स्विफ्ट को टेस्ट करने का प्लान किया गया है, जो कि घातक UCAV डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक स्केल डाउन मॉडल होने वाला है। और इसकी सक्सेस होने के बाद भारत सीधे तौर पर घातक UCAV को बनाने वाला है। अभी इसके बारे में कुछ रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये बताया गया कि घातक UCAV में भारत की तरफ से फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अब थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम की बात करें तो आपको पहले से पता होगा कि हमारे Su-30M के एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें आपने देखा होगा उसकी जो नोजल होते हैं उसको मूव किया जा सकता है, और हम जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में थ्रस्ट को मोड़ सकते हैं, और एयरक्राफ्ट को उसी हिसाब से मोमेंटम देने में मदद करता है। लेकिन घातक में कोई भी मूवेबल पार्ट का इस्तेमाल नहीं होने वाला, और इसमें एक अलग ही डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसकी थ्रस्ट को कंट्रोल करने वाला है। अब नॉर्मली जितने भी मूवेबल थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल होता है, इनको बनाने में ज़्यादा खर्च होने के साथ साथ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, लेकिन फ्लूइडिक डिज़ाइन में मूवेबल पार्ट ना होने की वजह से सस्ते पड़ने वाला है, और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक रिजिड होने वाला है, और स्पेशली स्टेल्थीनेस के लिए काफ़ी कारगर होते हैं। और इसी वजह से अभी इसको घातक UCAV प्रोग्राम के अंदर शामिल करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।